नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 8 मई है और 8 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी जो कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए थे विजयंत थापर, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, विजयंत एट कारगिल। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनके पिता और उनकी पुत्री। पिता तो थे उनके कर्नल BN थापर और पुत्री हैं उनकी नेहा द्विवेदी। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यानी कि इस क्वेश्चन के ये दोनों ऑप्शन सही हैं, कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी। इनके द्वारा विजयंत थापर पर पुस्तक लिखी गई है। यानी इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन सही हैं। और साथ में कारगिल युद्ध से दो और इम्पोर्टेंट बुक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे एक तो है दीपक सुराना, इनके द्वारा शेरशाह ऑफ कारगिल यह पुस्तक लिखी गई है जो विक्रम बत्रा पर आधारित है। और साथ में सुदीप बनर्जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, ए सोल्जर्स डायरी कारगिल इनसाइड स्टोरी। यह सुदीप बनर्जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखे 20 वर्ष हो गए हैं और लगभग कई एग्जामों में इनसे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। कारगिल युद्ध पर जो जितनी बुक लिखी गई हैं इनमें से ये 3 बुक आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो ए सोल्जर्स डायरी कारगिल इनसाइड स्टोरी, यह सुदीप बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। और यह इसीलिए भी फेमस है क्योंकि कारगिल युद्ध के अनछुए जितने प्रसंग हैं इनके ऊपर यह किताब लिखी गई है। शायद इस किताब के बिना उन पहलुओं को हम कभी देख या सुन नहीं पाते। तो एक तो आपको ये बुक याद रखनी है, एक आपको याद रखनी है शेरशाह ऑफ कारगिल जो दीपक सुराना जी के द्वारा लिखी गई है। और एक है जो अभी विजयंत एट कारगिल, यह किसके द्वारा लिखी गई है? उनके पिता BN थापर और उनकी पुत्री नेहा द्विवेदी के द्वारा। तो जो विजयंत थापर जी थे वो वीर चक्र से सम्मानित थे और इनकी जीवनी के ऊपर यह किताब लिखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी अधीर रंजन चौधरी जी हैं, इन्हें संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो ये टर्म आई है लोक लेखा समिति, यह क्या होती है? तो लोक लेखा समिति यानी कि PAC, यह एक ऐसी संस्था होती है, संसद की ये संस्था होती है जो भारत सरकार के खर्च के हिसाब की जांच करती है। और यह इनकी जांच किस पर आधारित रहती है? तो जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह भारत सरकार के खर्च के हिसाब की जांच करती है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जो कैग होता है उसका कार्य क्या होता है। तो भारत की जो संचय निधि है उसके द्वारा जो पैसा जहाँ जहाँ भी खर्च किया जाता है उसका हिसाब किताब कौन रखता है? तो कैग इसका हिसाब किताब रखता है। और वह यह भी ध्यान रखता है, मतलब इस पर भी नज़र रखता है कि उसका कहीं दुरुपयोग ना हो भारत की संचय निधि के पैसों का, और कहीं उससे भ्रष्टाचार वाले कार्य ना किए जाएं। तो वह उस पर रिपोर्ट जारी करता है और उसी के आधार पर जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह भारत सरकार के खर्च के हिसाब की जांच करता है। तो अभी जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी जी को चुना गया है। तो आपको यह नाम याद रखना है। और यह इन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला जी, इनके द्वारा संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष को चुना गया है। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि जो ओम बिरला हैं वो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो संसद के हमारे 3 भाग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तो आपको पता होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष तो हैं वर्तमान में ओम बिरला जी, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? जो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति या अध्यक्ष होते हैं। तो अभी राज्यसभा के सभापति कौन है? तो वर्तमान के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं। साथ में जो लोकसभा के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश महावलंकर।
तो साथ में जो लोक सेवा के अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा के स्पीकर होते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जब कभी लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त सदन आयोजित होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संयुक्त सदन की अध्यक्षता करता है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है कि जब संसद का संयुक्त सत्र आयोजित होता है तो अगर उसमें लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो जो संयुक्त सदन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं इन्हें श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी जो भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं डीपीएस नेगी जी, इन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, डीपीएस नेगी, और इन्हें श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे श्रम ब्यूरो आपको पता है कि श्रमिकों, रोजगार एवं खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित डेटा एकत्रित करता है और उसका विश्लेषण करता है। अभी जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये मुख्यालय है। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्तमान में राज्य मंत्री कौन है? तो अभी संतोष गंगवार जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और इन्हें अभी यह स्वतंत्र प्रभार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तरुण बजाज हैं, इन्हें आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं, यानी कि अभी जो आरबीआई के निदेशक बने हैं इससे पहले ये आर्थिक मामलों के सचिव थे और उससे भी पहले प्रधानमंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव भी थे। और अब ये आरबीआई के निदेशक, केंद्रीय बोर्ड के निदेशक भी बन गए हैं। तो आपको नाम याद रखना है, एक तो ये इनका नाम क्या है? तरुण बजाज, और ये आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बन गए हैं। इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो अतनु चक्रवर्ती का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, यानी इससे पहले अतनु चक्रवर्ती आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक थे। साथ में आरबीआई की बात आई है तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। अब एक ही नाम बचा है, अंशुला कांत। ये मैंने आपको कल बताया था, ये भी बैंक से संबंधित हैं। तो ये विश्व बैंक की सीईओ हैं, ठीक है, सीईओ और एमडी और सीईओ है अंशुला कांत विश्व बैंक की। कल मैंने आपको बताया था कि आईवीआरडी और आईडीए, इन दोनों को बैंकों को मिला के संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहते हैं। इसके एमडी हैं अंशुला कांत जी, और इसके प्रमुख या फिर गवर्नर या अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास जी विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 मई को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वैशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो 7 मई को वैशाख दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा इस दिन को सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इसी दिन उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं इस दिन को सबसे पवित्र दिन मानते हैं और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन वैशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक है। 7 मई को पूरे विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा भी इसी को कहते हैं, और बौद्ध द्वारा इसे सबसे पवित्र दिन माना जाता है क्योंकि इसी दिन इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध जी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी मुस्तफ़ा अल कदीमी जी हैं, इन्होंने इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आदिल अब्दुल मेहदी हैं, इनका स्थान इन्होंने लिया है मुस्तफ़ा अल कदीमी जी ने।
तो इराक के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो आप मुस्तफ़ा याद रख लीजिए, मुस्तफ़ा अकेला याद रख लीजिए, इराक के प्रधानमंत्री हैं। और साथ में देख लेते हैं इराक के पास एक देश है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। इराक की राजधानी है बगदाद। इराक में मुद्रा क्या चलती है? इराकी दीनार। और आपको नाम याद रखना है कि इराक के जो प्रधानमंत्री हैं उनको आपको कौन से शब्द से याद रखना है? मुस्तफ़ा शब्द से। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रवासी परिवारों को शिक्षित करने के लिए निगाह योजना शुरू की गई है? तो अभी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो दूसरे स्टेट के लोग होते हैं उनके परिवारों को शिक्षित करने के लिए निगाह योजना लॉन्च की गई है। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो एक तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है, इसका क्या नाम है? निगाह। और यह किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। तो जब भी कोई योजना आती है तो हमें उसका नाम याद रखना है और उसे किस स्टेट ने लॉन्च करा है। तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च करा है और इसका नाम क्या है? निगाह। और यह किस लिए लॉन्च की गई है? तो जो हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे स्टेट के लोग होते हैं उन लोगों के परिवारों को शिक्षित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा इसे शुरू की गई है यह योजना। और इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से जो लोग आते हैं उनके परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ पे जो सीएम है वर्तमान में वो हैं जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है। हर रोज़ यहाँ से कम 10 न्यूज़ें या 12 न्यूज़ें डेली की आती हैं। अब सिर्फ कोरोना वायरस महामारी से आप कितनी जानकारी याद रखेंगे? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई सर आज कोई ऐप या फिर कोई योजना या फिर कोई भी नई ऐसी चीज़ लॉन्च कर रहा है। कोई देश है, जैसे अभी सबसे पहले तो इजराइल, इसके द्वारा इसका जो एंटीडोज है या फिर इसकी जो दवा है उसका दावा किया गया है इजराइल के द्वारा। और इजराइल के बाद इटली ही है शायद, पक्का नहीं है, इटली ने भी इसके एंटीडोज बनाने का दावा किया है। तो सबसे तो महत्वपूर्ण है इजराइल ने इसका एंटीडोज बनाने का दावा किया है। तो मतलब हमारा ये है कि कोविड-19 से बहुत सारी जानकारी रोज आती हैं, तो हम उनको सिर्फ एक स्लाइड में उनसे संबंधित जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक स्लाइड में न्यूज़ के रूप में दे दिया करेंगे। तो आज कोविड-19 संबंधित जानकारी कौन कौन सी है? जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और उनकी इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, आयुष कवच कोविड यह एक ऐप है, इसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह लोगों की इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा लोगों को सलाहकार जो होते हैं, स्वास्थ्य सलाहकार या डॉक्टर होते हैं अच्छे, उनके द्वारा सलाह भी ले सकेंगे लोग कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बेहतर करें। और जो घर में किचन में जो देसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लौंग हो गई, तुलसी हो गई, अदरक हो गया, इनके द्वारा अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करें, इसके बारे में यह ऐप जानकारी देगा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है उसके द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है और उसके द्वारा हम ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो। और वो सभी सामान जो हमारे घर की किचन में मौजूद होते हैं उनसे ही इम्यूनिटी को बेहतर करने के सुझाव मिल सकेंगे। साथ में जो आईआईटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके पूर्व छात्रों की परिषद होती है, 100 उसमें स्टूडेंट होते हैं। उसके महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है और इस टेस्ट बस के द्वारा एक बार में 10 से 15 कोविड-19 के जो मरीज होते हैं उनका डेटा, एक बार में 10 से 15 लोगों का डेटा संग्रह किया जा सकता है और उनकी जानकारी तुरंत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के पास भेजी जाएगी और जिन कोविड-19 की संभावना जिनमें ज़्यादा लग रही है उनकी रिपोर्ट जल्दी से, मतलब
यह एक ऐसी बस है, इसके द्वारा हमारा खर्च भी बहुत कम लगेगा पैसे का जांच में, और इसके द्वारा कम समय में अधिक लोगों की जांच की जा सकेगी। तो आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। साथ में आईआईटी कानपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन्होंने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए समझौता किया है, और इस वेंटिलेटर से जो कोविड-19 से भयंकर रूप से पीड़ित हैं उनकी जान बचाने के लिए इस वेंटिलेटर का उपयोग किया जाएगा। और यह वेंटिलेटर जो हमारे मूल वेंटिलेटर है जो पहले से हॉस्पिटल में चलते हैं उनसे 80% तक इनमें कम खर्च आएगा, जो अभी आईआईटी कानपुर और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। साथ में नीति आयोग के द्वारा एक योजना लॉन्च करी गई है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। इसका उद्देश्य क्या है, तो जिन क्षेत्रों में कोविड-19 बहुत ज़्यादा रूप से बहुत ज़्यादा फैल गया है कोविड-19 कोरोना वायरस, तो उन क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। तो ऐसे क्षेत्रों में, यानी कि जिन्हें रेड जोन कहते हैं, जहां कोरोना वायरस ज़्यादा फैल गया है, उन जोनों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में जानकारी फैलाएगा कौन? नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति का फुल फॉर्म है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो भारत में प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी, वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में राजीव कुमार, और CEO कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो अमिताभ कांत जी इसके CEO हैं, और डायरेक्टर हैं दिनेश अरोरा जी। इसे 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। तो मोदी गवर्नमेंट जब पहली बार सत्ता में आई थी 2014 में, तो लाल किले से इन्होंने घोषणा की थी कि जो योजना आयोग होता था पहले नीति आयोग के स्थान पर, उसको ख़त्म कर दिया गया था। 15 अगस्त को ये घोषणा की गई थी। तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था और उसके स्थान पर उसी के जैसा एक निकाय नीति आयोग को लाने की घोषणा की थी। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। और मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने में पहले स्थान पर डैश राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, यानी कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो मनरेगा योजना के तहत कोरोना वायरस के माहौल में भी, लॉकडाउन में भी सबसे अधिक रोजगार दे रहा है। तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा गरीबों के हित में बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नया रायपुर। साथ में आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी है उसे आप कमेंट में लिखें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखें।